The next topic that we are going to discuss is various forms of energy and their interconversion. मतलब कितने टाइप की एनर्जी होती हैं और वो आपस में कैसे कन्वर्ट होती हैं. तो सबसे पहले क्या है, हीट एनर्जी. तो हीट एनर्जी क्या कह रहा है कि ए बॉडी पोसेस हीट एनर्जी ड्यू टू द डिसऑर्डरली मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स. कहने का मतलब कि जब पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जब डिसऑर्डरली मूव करते हैं तो उस दौरान वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे और उस कोलिजन की वजह से जो है हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है ना. आपने कई बार देखा होगा जब मिक्सी जब हम कोई चीज़ ग्राइंड करते हैं या फिर जब आप मैंगो शेक बनाते हो या बनाना शेक जब आप बनाते हो तो अगर आप काफ़ी देर तक उसको घुमा दो मिक्सी में तो वो जो फ्लूइड है आपका वो गर्म हो जाता है, जो जूस है आपका वो गर्म हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जब आप उसको विग्रेसली जब आप शेक करते हो तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उस लिक्विड के वो आपस में कोलाइड करते हैं एंड ड्यूरिंग दैट कोलिजन दे विल प्रोड्यूस हीट एनर्जी और उस हीट एनर्जी की वजह से जो है आपका फ्लूइड जो है गर्म हो जाता है. ठीक है. तो एक तो तरीका ये है. दूसरा, आपने सर्दियों में अपने हाथों को रब किया होगा हमेशा. ठीक है. अक्सर हम लोग रब करते हैं सर्दियों में अपने हाथों को, तो उससे होता क्या है, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं. ठीक है. तो जब हम हाथों को रब करते हैं तो वहाँ हम क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं. ठीक है ना. मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बेसिकली, जहाँ पे पार्ट्स जो होते हैं बॉडी पार्ट्स वो मूव करते हैं. ठीक है ना. जैसे मैकेनिकल, अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें, गाड़ी के इंजन की बात करें तो वहाँ पे भी जो है पार्ट्स क्या होते हैं, मूव करते हैं. ठीक है. तो उस वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पे हम क्या मूव कर रहे हैं, हाथों को हम रब कर रहे हैं तो हाथ हमारे मूव कर रहे हैं. तो जो मैकेनिकल एनर्जी है उस वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी. ठीक है. तो क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. इसी तरीके से हमारे पास कुछ केमिकल एनर्जी भी होती है. तो केमिकल एनर्जी में बेसिकली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं. ठीक है ना. जैसे मान लीजिए गाड़ी के अंदर हम लोग पेट्रोल डालते हैं तो वो पेट्रोल क्या होता है, वो बर्न होता है. ठीक है ना. तो वहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो जब पेट्रोल क्या है, केमिकल है. ठीक है ना. उसके कुछ केमिकल कंपोजिशन है. जब वो बर्न होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसमें से कुछ नाइट्रोजन निकलेगी, कुछ उसमें सल्फर निकलेगी, कुछ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, प्लस उसमें हीट निकलती है. ठीक है ना. तो वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो ए बॉडी पोसेस केमिकल एनर्जी बिकॉज ऑफ केमिकल बाउंडिंग ऑफ इट्स एटम्स. और ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये कौन कर रहा होता है, जो एटम्स होते हैं. ठीक है ना. क्योंकि कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी लिक्विड है या कोई भी मैटर है, किससे बना होता है, अल्टीमेटली एटम से बना होता है. ठीक है. तो जी एटॉमिक लेवल के ऊपर जो उनके अंदर जो शिफ्टिंग होती है बॉन्डिंग के अंदर, उस वजह से जो हीट एनर्जी रिलीज भी होती है, कई बार हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है. ठीक है ना. तो कहने का मतलब रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की. तो द केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. एटम्स जो होते हैं उसमें रीअरेंज होते हैं. क्लियर है. और केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं. तो ये आपने केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा होगा. एक तो होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप वो मान सकते हो जैसे लाइम स्टोन है. लाइम स्टोन को जब हम पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है ना, तो क्या बनता है, लाइम वाटर प्लस हीट. वो पानी देखना आपको उबलने लगता है. जैसे घरों में कई बार कली करते हैं ना, तो कली करते हैं तो वो जो चूना पत्थर होता है वो हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो देखना वो पानी उबलने लगता है. तो वहाँ पे क्या है, हीट एनर्जी रिलीज होती है. तो वो कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया. ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है. जैसे डीओ वगैरह है, तो डीओ को जब हम अपनी बॉडी पे डालते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है. क्यों? क्योंकि जैसे डीओ हमारी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है वो हमारी बॉडी की जो हीट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है ना. और जैसे उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमें कैसे महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है. ठीक है ना. तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्लियर है. नेक्स्ट इसी तरीके से है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा. इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज करंट. ठीक है ना. तो जो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है. ठीक है. तो इस वर्क डन को करने के लिए क्या चाहिए, तो द वर्क हैज टू बी डन इन ऑर्डर टू मूव इन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को मूव करवा रहे हैं, मतलब कुछ काम हम कर रहे हैं, कुछ वर्क डन हम कर रहे हैं। क्या वर्क डन कर रहे हैं, चार्ज को मूव करवाने का वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और फर्दर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम अलग अलग कामों में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, अगर आप इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी बल्ब के साथ कनेक्ट करोगे तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, प्लस हीट एनर्जी, तो यहाँ पे लाइट ज़्यादा होती है, हीट कम होती है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को हम मान लेते हैं कि बल्ब जब हम कनेक्ट करेंगे तो वहाँ लाइट एनर्जी निकलती है। लेकिन कभी भी बल्ब को हाथ लगाना वो थोड़ा बहुत गर्म भी होता है, तो हीट एनर्जी भी रिलीज होती है साथ में। ऐसे ही मोटर्स टू रन, अगर हम इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी मोटर के साथ कनेक्ट कर दें तो मोटर के क्या है, पार्ट्स मूव करेंगे। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसी भी हीटर के साथ अगर जोड़ दें तो हीटर क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, इसी तरीके से हमारे सामने आता है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी है जहां पे न्यूक्लियस जो होता है वो अपना रोल प्ले करता है। ठीक है ना, अब न्यूक्लियस दो तरीके से रोल प्ले करेगा, या तो न्यूक्लियस ब्रेक होगा जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, और या न्यूक्लियस जो है कंबाइन होगा जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ब्रेक कौन सा होगा, जो हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अनस्टेबल होते हैं। ठीक है ना, तो उनको तोड़ना बहुत आसान होता है, उसको हम इजीली तोड़ सकते हैं। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना भी यहीं से आता है। क्या होता है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो ब्रेक होते रहते हैं और उस दौरान एनर्जी रिलीज करते हैं, और जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस रिलीज करते हैं। ठीक है ना, उनमें से रेडिएशंस निकलती रहती है, और इसीलिए इन एलिमेंट्स को कई बार रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो न्यूक्लियर फ्यूशन होता किस में है, जैसे यूरेनियम में होता है। तो यूरेनियम क्या है, आपका हैवी न्यूक्लियस है, और इसको हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, इसको हम हिट करते हैं, बम्बार्ड करते हैं, किससे, न्यूट्रॉन से। तो न्यूट्रॉन से जब इसको हम स्ट्राइक करते हैं इसके न्यूक्लियस को, तो ये न्यूक्लियस जो है ब्रेक हो जाता है, किसमें, इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। लाइटर मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब यूरेनियम जो है बेसिकली कन्वर्ट होता है क्रिप्टन में और प्लूटोनियम में, प्लस साथ में जो है ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो साथ में जो है काफी ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था वो तो न्यूक्लियर एटॉमिक बम बनाया था हमने, और आजकल तो इसका काफी पीसफुल एनर्जी में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एटम बम में क्या होता है, ये एनर्जी एक साथ रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को बाद में हमने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो कंट्रोल जब हम इसको कर लेते हैं तो वहाँ पे इसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो एक साथ रिलीज़ नहीं होती, धीरे धीरे अमाउंट में रिलीज़ होती है, और उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, स्टीम तैयार करते हैं, और उस स्टीम से फिर हम टरबाइन रोटेट करते हैं, और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आप लोगों ने सुने होंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम सुने होंगे, अपने राजस्थान में भी जैसे कोटा में है, ठीक है, रावत भाटा, तो काफ़ी बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूक्लियर फिशन से। दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन होना। तो यहाँ पे क्या कंबाइन होता है कि जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, छोटे छोटे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस तैयार करते हैं। तो लाइटर न्यूक्लियाई कौन कौन से कंबाइंड होते हैं, जैसे मान लीजिए दो हाइड्रोजन आइटम को हम कंबाइन करें तो हाइड्रोजन आइटम सबसे छोटा होता है, ठीक है ना, तो इसका न्यूक्लियस भी जो है सबसे छोटा होता है। तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे, दो हाइड्रोजन आइटम जब हम कंबाइन करेंगे तो ये एक हैवी न्यूक्लियस बन जाता है जो कि होता है हीलियम, ठीक है ना, हीलियम बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो दो हाइड्रोजन ले लेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 किसका एटॉमिक नंबर है, हीलियम का है, तो हीलियम प्रोड्यूस होता है। तो साथ में क्या प्रोड्यूस होगी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम लोग सन के अंदर देखते हैं। जो सन से जो हमें हीट और लाइट एनर्जी जो मिलती है, तो बेसिकली सन के अंदर ये वाला रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। और इसका प्रैक्टिकल
एप्लीकेशंस अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं क्योंकि लेबोरेटरीज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन को एक कंट्रोल वे में करना बहुत मुश्किल है। तो अभी तक हम लोग इसको यूज़फुल पर्पस में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। हाँ, डिस्ट्रक्टिव पर्पस में अब तक कर लिया है, जैसे हाइड्रोजन बम जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें तो क्या होगा कि ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक ही साथ रिलीज होगी, तो उससे तो डिस्ट्रक्शन ही होगी, ठीक है ना। तो लेकिन इसका पीसफुल एडवांटेज अभी तक हमारे सामने आया नहीं है, तो आई होप इन फ्यूचर ये आ जाए। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिशन में और न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, ये बेसिकली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट पे बेस्ड होता है। कैसे? कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का, मतलब जिनके बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उनका जो टोटल मास होगा वो हमेशा ज़्यादा होता है उनके प्रोडक्ट से, ठीक है ना, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए दो हमने हाइड्रोजन एटम को कंबाइन किया, ठीक है ना, तो रिएक्टेंट यहाँ पे क्या हो गए? 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और उसके बाद जो कंबाइन होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? हीलियम मिला। तो हीलियम का टोटल मास, तो जब हम दोनों का टोटल मास कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा क्या देखते हैं कि जो रिएक्टेंट है उसका मास हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट। और ये जो मास डिफेक्ट है, मतलब ये जो चेंज आया है मास के अंदर कि इसका मास ज़्यादा है इसका मास कम है, तो इसका जो मास कम हुआ है, ठीक है ना, कितना फैक्टर कम हुआ है, उतना फैक्टर जो है हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या बना? जैसे आपने दो रिएक्टेंट ले लिए R1 प्लस R2, इनको कंबाइन किया, किसके बराबर आया? प्रोडक्ट के बराबर आ गया P प्लस एनर्जी, ठीक है ना। तो अब इनको हम कंबाइन करें और इनको कंबाइन करें तब वो बराबर निकलता है। अदरवाइज अगर ये एनर्जी हम हटा दें तो ये हमेशा रिएक्टेंट्स का मास जो है हमको ज़्यादा मिलता है। तो ये होता है मास डिफेक्ट। तो दिस डिफरेंस इन मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। और आइंस्टाइन ने इस मास डिफेक्ट को ही स्टडी किया था और इसी बेसिस पे उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शन जो है परफॉर्म किए थे, ठीक है ना। और ये जो डिफेक्ट हो रहा है, जो मास के अंदर जो चेंज आ रहा है, ये जो चेंज था, जो पार्ट खत्म हो गया, वो पार्ट एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो गया? हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ जो मास है वो हीट और लाइट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास आता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है कि मास डिफेक्ट इज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। ही शोज दैट मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट एंड आर रिलेटेड टू द रिलेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो ये बहुत ही फेमस इक्वेशन थी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी कि जो एनर्जी जो डिफेक्ट आ रहा है, जो, ठीक है ना, जो मास डिफेक्ट आ रहा है, वो मास डिफेक्ट एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो मास और उसको मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर, c यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है ना। और तो इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी आती है। तो जो मास में जो डिफेक्ट होगा वो एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो गया होगा? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा। तो मास डिफेक्ट गिव राइज टू एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट जो था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था और बहुत ही फेमस इक्वेशन है ये, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? So it states that the energy can neither be created nor be destroyed, but can only be transferred from one form to another. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, ठीक है ना, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो ऐसा अगर हम कोई आइसोलेटेड सिस्टम अगर लें तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड होती है, ठीक है ना। टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड होती है। तो ये हमने एक केस देखा था मोमेंटम में भी देखा था कि टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। तो मोमेंटम भी क्या एक तरीके की एनर्जी है, ठीक है। तो ये हमेशा कंजर्व्ड होती है, मतलब चेंज नहीं होती, ठीक है। फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस
अगर हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के उस पे देखें तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। तो ये हमने एक एग्जांपल करके देखा था भाई, एक किसी हाइट से हमने किसी बॉल को गिराया और उसकी 3 अलग अलग पोजीशंस पे हमने टोटल एनर्जी देखी थी और तीनों में क्या आई थी, टोटल एनर्जी सेम आई थी, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी जो है कंजर्व्ड होती है। लेकिन अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो सेम नहीं रहती, बल्कि कन्वर्ट हो जाती है किसी दूसरी फॉर्म में, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ फिक्स नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम अपने हाथों को अगर रब करें, रबिंग पाम्स, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो है हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। और कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जहां फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स जहां जीरो होता है और अगर लगेगा भी तो भी कांस्टेंट लगता है थ्रू आउट, तो वहां क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है, मतलब सेम रहती है। क्लियर है।